डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नेपाल में पिछले कुछ समय से आप लोगों ने जेनजी आंदोलन को देखा। नेपाल में आप लोगों ने तख्ता पलट को देखा। नेपाल में सरकार बदल चुकी है। नेपाल में क्या लोकतंत्र जा चुका है। अब अंतरिम सरकार की प्रमुख हैं सुशीला कार्की। क्या वो नेपाल का भारत के साथ विलय करवाने के लिए पहल कर सकती हैं? क्या इस तरह की कोई खबरें हैं या सुशीला कार्की की कुछ प्राथमिकताएं डिफरेंट हैं? पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो युवाओं का शुरू हुआ जेनजी आंदोलन नेपाल को किस दिशा में लेकर जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि केपी ओली की सरकार जो है नेपाल के अंदर चल रही थी, है ना। और केपी ओली को कोई ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि एकदम से इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। जेनजी आंदोलन क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि नेपाल ने लगभग लगभग 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बैन कर दिया था और युवाओं को लगा कि सरकार उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रही है ना, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको छीनने का काम कर रही है, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो पहले तो ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन के तौर पर या विरोध प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक होता चला गया, नेताओं को मारा पीटा जाने लगा, है ना, और जो पीएम आवास है और बाकी जगहों पर अटैक किए जाने लगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सेना को उनको बचाने के लिए एंटर करना पड़ा। कुछ समय के लिए कंट्रोल सेना के हाथों में भी रहा और जेनजी प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को भगा भगा के पीटा। इस तरह की कहानी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की। उसका परिणाम क्या हुआ? क्या चाहते थे जेनजी वाले जो जो प्रदर्शनकारी थे? उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटाना है। उसके कुछ कारण उन्होंने बताए। एक कारण, सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। नेपाल के अंदर जब से जो है लोकतंत्र आया है ना, राजशाही खत्म हुई है, तब से सत्ता जो है 3-4 लोगों के आसपास ही घूम रही है। ये चीज वहां की जनता को अच्छी नहीं लगी। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा था। और जो नेपो बेबीज का जो कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब ये है कि जो राजनेताओं और औद्योगिक घरानों के जो लोग थे, व्यवसायियों के जो लोग थे, बच्चे थे, वो तो बहुत अच्छी शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन नेपाल के जो आम लोग थे, आम युवा थे, उनको नेपाल के अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो लोग जो है बाहर जा रहे थे, विदेशों में जाके मेहनत कर रहे थे और वहां से नेपाल में रेमिटेंस भेज रहे थे। तो एकदम से धीरे धीरे ये ज्वाला भड़कने लगी और इसका परिणाम जो है एकदम भयानक विद्रोह के रूप में देखने को मिला। जैसे ही केपी ओली हटे तो उन्होंने भारत पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत ने ये तख्ता पलट करवाया है क्योंकि मैं भारत की बातों को नहीं मान रहा था। भारत काला पानी और इन सब क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल कर रहा है, मैंने भारत की वो बात नहीं मानी, इसलिए भारत ने तख्ता पलट करवाया है। वो वही बात है कि मरता क्या नहीं करता, उसने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के ऊपर आरोप लगाने थे तो उन्होंने लगा दिए। उसके बाद की अगर कहानी की बात करें तो सुशीला कार्की जो है नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी है। और अभी हालिया अपडेट ये है कि 5 मार्च 2026 को नेपाल के अंदर आम चुनाव होने वाले हैं। एक दो बातें मैं आप लोगों को और भी बताना चाहता हूं। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अभी तो अंतरिम सरकार बना दी है, लेकिन उन्होंने खुद भी बोला है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना चाहते हैं जो आने वाले आम चुनाव में नेपाल में इलेक्शन लड़ेगी। बनेगी पार्टी नहीं बनेगी यह भविष्य के गर्भ में, आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन मैं सुशीला कार्की की बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि जो अभी की अंतरिम सरकार है वो विधायी तरीके से काम कर रही है, वो लोकतंत्र को लेकर, उसको पुनर्जीवित करने को लेकर काम कर रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन नेताओं ने वहां पर अपनी सत्ता का मिस यूज किया था पिछली सरकारों में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम कर रही है। सुशीला कार्की को लेकर बार बार जो लोगों का कहना वो ये है कि ये ठीक है, आम चुनाव को लेकर सीरियस दिख रही हैं, लेकिन जो अब तक नेपाल में हुआ है उसको लेकर क्या इनकी कार्रवाई काफी सख्त रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक तो नेताओं पर कुछ खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अगर मैं यहीं पे आपको केपी ओली का एक पक्ष बता दूं तो उसका मानना यह है कि भाई जो सुशीला कार्की वो लोकतंत्र की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रही हैं, वो आम चुनाव को भी प्राथमिकता में नहीं रख रही हैं। उनका सिर्फ कोशिश ये है कि वो नेताओं को परेशान कर सकें, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट कर सकें और केपी ओली को किसी भी वजह से या कोई भी बेस बनाकर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें, ये केपी ओली का मानना है। हालांकि अभी तक नेपाल छोड़कर निकले नहीं हैं, काठमांडू में बने हुए हैं, लेकिन संभावना ये है क्योंकि सिक्योरिटी उनकी हटा ली गई है। इस बात की भी उन्होंने आलोचना की है कि मेरी जान को खतरा है और वर्तमान सरकार ने मेरी जो सिक्योरिटी है उसको हटा दिया है। खैर, ये तो कुछ चीजें थी जो नेपाल के अंदर अभी चल रही हैं। मैंने आपको कारण भी बता दिया कि जेनजी आंदोलन क्यों हुआ। क्या सिर्फ नेपाल के अंदर हुआ है? नहीं,
इससे पहले बांग्लादेश में भी हुआ और वहां पर भी अंतरिम सरकार बनी है जिसके प्रमुख है मोहम्मद यूनुस। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो पढ़े तो भारत में हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इनको तो ये चीन की तरफ लेकर जा रहे हैं बांग्लादेश को। उसी तरीके से केपी ओली भी कोशिश कर रहे थे कि नेपाल और चीन के रिश्ते बेहतर हों। सुशीला कार्की का भारत को लेकर बहुत ज्यादा स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं, इतना तो क्लियर है कि सुशीला कार्की ने भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव बोला है क्योंकि भारत की बीएचयू में पढ़ चुकी हैं ये। उस पॉइंट से ये भारत के साथ एक अटैचमेंट रखती हैं। शुरू शुरू में इन्होंने बोला भी कि भारत के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो भी हमारे आपस में विवाद है हम उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। आपने एक वर्ड सुना विवाद को लेकर, क्या नेपाल और भारत के बीच में कोई विवाद है? सीमा विवाद है 2% के क्षेत्र को लेकर, 98% सीमा को लेकर कोई इशू नहीं है। सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद है। इनको लेकर आपस में थोड़ा सा टकराव है। क्या भारत की तरफ से टकराव है? टकराव नेपाल की तरफ से है। क्यों? काला पानी को इसका जो ये जो काला नदी यहाँ से महानदी जो निकलती है, यहाँ पर काली रिवर जो यहाँ से निकलती है, उसको नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर स्वीकार किया गया था 1816 की सुगोलू की संधि में। लेकिन नेपाल ने अब जो है, अगर आप देखेंगे इस रिवर के ओरिजिन को लेकर भारत और नेपाल का जो पक्ष है वो डिफरेंट है। भारत इसका ओरिजिन जो है किसी अलग जगह से मानता है, जैसे काला पानी के आसपास के क्षेत्र से मानता है, जबकि नेपाल जो है इसका ओरिजिन कहीं और से मानता है, जिसके चलते ये सारे क्षेत्र जो जिनके नाम मैंने अभी लिए इन नेपाल का हिस्सा वो मानता है। और नेपाल ने ऐसा एक मैप भी नया जारी किया था जिसमें काला पानी, लिपुलेख और इन सब क्षेत्रों को अपने अंदर दिखाया था। अभी इन पर भारत का कंट्रोल है, तो ये इशू है। अब सवाल जो टाइटल है इस वीडियो का वो ये है, क्या नेपाल भारत में विलय होना चाहता है या ऐसी कोई संभावना बन सकती है? क्या सुशीला कार्की को इसीलिए लाया गया है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी आंसर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मिलना मुश्किल है क्योंकि आरोप यह भी है कि भारत ने नेपाल के अंदर तख्ता पलट करवाया है। एक कारण तो दिखता है, अगर मान लीजिए इस बात को हम लोग सच भी मान लें तो इसमें एक कारण तो दिखता है, क्योंकि केपी ओली भारत के काफी अगेंस्ट जा रहे थे, चीन के पास लेकर जा रहे थे नेपाल को, जो कि हमारे हित में नहीं रहता। शायद हो सकता है भारत ने ऐसा कुछ किया हो। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार अखंड भारत को लेकर थोड़ा सीरियस रहती, तो क्या नेपाल का भारत के अंदर विलय हो सकता है? वैसे तो दोनों हिंदू राष्ट्र हैं, दोनों बौद्ध विरासत को शेयर करते हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री हर साल नेपाल जाते हैं। हमने आज तक नेपाल को बहुत सपोर्ट किया है। दोनों देशों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ओपन सीमा जो है हमने नेपाल के लिए रखी हुई है। नेपाल की सीमा पर गोली चलती है तब भी हम कुछ नहीं कहते हैं, नेपाल अग्रेसिव रुख अपनाता है तब भी हम शांत रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम नेपाल को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कई बार नेपाल जो है थोड़ा अलग रास्तों पर चलने लगता है ना, थोड़ी सी उसके अंदर वो चीजें दिखने लगती हैं कि चीन को टॉप पे रखना या चीन को प्राथमिकता पे रखना, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली कहानी दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती। तो अभी के लिए तो विलय की बात तो मुझे नहीं पता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के संबंध पिछले कुछ समय में काफी खराब हुए हैं। उसको बेहतर करने के लिए जरूर सुशीला कार्की कुछ एफर्ट्स कर सकती हैं। अगर ऐसा एफर्ट होता है तो वो दोनों देशों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।